नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम हिंदी का एक सेशन ले रहे हैं और डेली आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। और ये क्लास आपको हिंदी की सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और देखिए, आपने अगर ये क्लास देखी तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं। जो हमारा टारगेट है यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, कनिष्ठ सहायक और यूपी पीसीएस की आरओ वैकेंसी हैं, इन सभी के लिए हिंदी की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तुम्हें पता है हिंदी का लेवल बहुत अच्छा पूछा जाता है इन सभी वैकेंसीज़ में। और इन सभी वैकेंसीज जो आपके सामने लिखी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, कनिष्ठ सहायक, यूपी पीसीएस, आरओ, इन सब में हिंदी का अहम रोल है अगर हम बात करें पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो चैप्टर है, आज हमारा पार्ट है, यानी कि क्लास जो रहेगी हमारी आज वो क्लास जो बन रहेगी वो हमारा टॉपिक जो है आपका वो क्या है। हमारा बात आती है कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक अगर हम बात करें तो टॉपिक है हमारा आज हिंदी का, वो है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। यानी क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। क्या है, उद्भव व विकास, ठीक है भाई। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हम इसको कह सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले आप इसका चैप्टर नंबर डालिए, ठीक है। और चैप्टर नंबर क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको। और आज आप सीखेंगे हिंदी रियल में क्या होती है, ठीक है। हिंदी को हमें किस स्तर से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज आपको हम इस लेवल से हिंदी पढ़ाने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारा उद्भव और विकास वाली। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहला जो वो है हमारी हेडिंग जो रहेगी, तो उस हेडिंग को आप डाल सकते हो। उस हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं, वो रहेगा हमारा भाषा और उसका स्वरूप। यानी क्या है, भाषा और उसका स्वरूप, ये बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, भाषा और उसका स्वरूप, ठीक है बच्चा। तो अब हम बात कर रहे हैं भाषा और स्वरूप में, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या भाषा क्या होती है, मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा होती है। पहली बात तो ये कि मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या होती है, भाषा होती है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्या होती है, मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या होती है, भाषा होती है, जिसके द्वारा वह अपने भाषा विचार, यानी कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी भाषा और विचार दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो सबसे पहला आप इस बात को समझिए, भाषा किसे कहते हैं। तो मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। अगर आप इसमें लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि जिसके द्वारा हमें अपने अपने ऐसा मान चलिए भाव, अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर, या दूसरों के समक्ष जो है बोलकर या लिखकर प्रकट किए जाते हैं, उसी हम को कहते हैं भाषा कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम इसको, जिसके द्वारा, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने विचार भाव दूसरों के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भैया भाषा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझ गए नहीं। या ऐसा भी कह सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं, अथवा या अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाषा से दूसरों के विचार, भाषा से दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं,
समझ लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। भाषा और उसका स्वरूप, भाषा और उसका स्वरूप क्या होता है। भाषा मनुष्य की वाणी होती है, यानी कि मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या होती है, भाषा। जो मनुष्य व्यक्त करता है जिस वाणी को, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। बेटा यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाषा के द्वारा हम अपने विचार भाव दूसरों के समक्ष लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं, अथवा या अर्थात भाषा से दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आप जो भी सुन पा रहे हो, वह मेरी क्या है, भाषा है। वह मेरी क्या है, भाषा है। इस बात को हम समझेंगे। ठीक है बच्चा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम आपको बहुत प्यारे तरीके से इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। बहुत प्यारे तरीके से हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा का प्रकार क्या होता है। तो हम ये हेडिंग डालेंगे, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो शॉर्ट करके। ठीक है, भाषा बहुत प्यारे तरीके से हम बात करने वाले हैं। थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना, आपको अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना डेफिनेशन है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आज के टाइम में, तो पता है डिजिटल बोर्ड वाला सिस्टम चल रहा है, परंतु वो इतना कारगर नहीं है। अभी कारगर क्या है, हम तो इसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाषा के जो होते हैं, वो किसी देश में जो है भाषा को 3 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है भैया, भाषा जो होती है 3 प्रकार से कन्वर्ट की जाती है। तो हम इसको करते हैं क्या, आप ऐसा ही टेबल बनाने में सबसे पहले होती है बोली। सबसे पहले क्या होती है, वो होती है हमारी बोली। क्या होती है, बोली होती है। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिनिष्ठ भाषा। क्या कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रभाषा होता है। क्या होता है, राष्ट्रभाषा। क्या होता है बच्चा, राष्ट्रभाषा होता है तीसरा रूप हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है, हमें समझना चाहिए भाषा क्या होती है। तीनों चीज़ें हमें, चलो मैं भाषा को इधर लिख लेता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से। चलिए, भाषा तो ये आपका हो चुका है। भाषा 3 भागों में वर्गीकृत की जाती है, बोली, ठीक है, परिनिष्ठ भाषा और राष्ट्रभाषा बच्चा। ठीक है, तो बात आती है कि बोली क्या होती है। बोली, तो इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। इसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिसे सामान्य जनता अपने समूह में, यानी कि सामान्य जनता अपने समूह में व घरों में अपने सामान्य जनता अपने समूह व घरों में, ठीक है, प्रयोग करती है। क्या करती है, प्रयोग करती है। तो सामान्य जनता क्या करती है, प्रयोग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है भैया, भारत में लगभग अगर बात करें 600 से अधिक बोलियां हैं। यानी कि अगर हम बात करें भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां हैं। 600 से अधिक क्या हैं, बोलियां हैं। ये भी बात आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां हैं। ठीक है, जैसे बोली क्या होती है, जैसे भोजपुरी हो गई आपकी, भोजपुरी उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए भोजपुरी आपकी हो चुकी है। ठीक है, मगही हो चुकी है, मगही हम बात करते हैं, मगही ब्रज भाषा ये इसी में आती है, मगही ब्रज भाषा, अवधी, ठीक है, सब बोली हैं। अवधि सब क्या होती हैं, बोली हैं आदि। ठीक है भैया, आदि। जबकि विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। विश्व में लगभग कितनी है, 3000 भाषाएं हैं। ठीक है भैया, तो हम सबसे पहले बात समझ रहे हैं बोली क्या होती है। क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। सामान्य जनता अपने समूह व घरों में जो प्रयोग करती है उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी आदि सब क्या है, ये बोलियां हैं। परिनिष्ठ भाषा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा। क्या कहते हैं हम इसको,
मानक भाषा कहते हैं भैया, मानक भाषा हम इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, ये व्याकरण निष्ठ होती है। क्या होती है? यह व्याकरण निष्ठ होती है, व्याकरण निष्ठ होती है, यानी कि इसमें व्याकरण से प्रयोग होता है, व्याकरण निष्ठ होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है, व्याकरण निष्ठ होती है, याद रहेगा। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है वो किस में किया जाता है? इसका प्रयोग अगर हम बात करें प्रयोग जो किया जाता है इसका, जैसे शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजकाज में इसका प्रयोग किया जाता है, राजकाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चा, पत्रकारिता में इसका प्रयोग किया जाता है, पत्रकारिता में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, और इसे ही राजभाषा कहते हैं आदि। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, राजभाषा भी इसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें, देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रभाषा जो होती है वो क्या होती है? देश की संस्कृति की, यानी देश की संस्कृति की का हिस्सा होती है। का लिखो, का हिस्सा होती है, हिस्सा होती है, ये बात याद रखेंगे। और जिससे, या ऐसे भी कह दो, इससे जो है संपूर्ण, इससे क्या होता है? इससे संपूर्ण राष्ट्र के, संपूर्ण राष्ट्र के भाषा कार्य का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें जापान की भाषा जो है वो क्या है? जापानी। ठीक है, भारत की तो राष्ट्रभाषा है नहीं, जैसा अमेरिका की क्या है? अमेरिकी भाषा। या चीन की क्या है? चीनी भाषा। चीन की क्या है? चीनी भाषा। ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन की क्या है? अंग्रेजी भाषा। तो ये सब क्या होती हैं? राष्ट्रभाषाएं हैं। तो एक बार इसको समझेंगे, एक बार इसको समझ लो क्या है। देखिए, भाषा जो होती हैं वो मेरा परिचय बता दिया था। भाषा 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आपका होता है बोली। बोली क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा को जो होते हैं उसी को बोली कहते हैं। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियाँ हैं। ठीक है, और जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसी को हम बोली कहते हैं। स्थानीय भाषा जो होती है उसे हम बोली कहते हैं। तो वैसे तो 3 ही रूप होते हैं, मगर क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा अलग अलग लिख देंगे तो इसका रूप बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका होता है। इसमें उपभाषाएँ भी होती हैं, जो समुदाय के द्वारा बोली जाती है, मगर वो आपको समझना नहीं है, आप सीधे एग्जाम के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, तो अब बात आती है सामान्य जनता अपने समूह में घरों में प्रयोग करती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, मगधी, ब्रजभाषा और अवधी आदि होती हैं। परिशिष्ट भाषा जो होती है वो हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, मानक भाषा बोलते हैं इसको। ये व्याकरण निष्ठ होती है, प्रयोग शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को हम राजभाषा भी कहते हैं। जैसा हमारे भारत की राजभाषा जो है वो क्या है? हिंदी हमारे यहाँ की क्या है? राजभाषा। तो भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है भैया? हिंदी है। ठीक है, भारत की राजभाषा जो है वो क्या है? हिंदी, याद रहेगा। फिर राष्ट्रभाषा क्या है? देश की संस्कृति का हिस्सा होती है। इसमें संपूर्ण राष्ट्र के भाषा कार्यों का प्रयोग किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इसको जल्दी से नोट करेंगे आप इसको। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करेंगे, फिर जाके काम बनेगा अच्छे से हमारा। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ लीजिए इसको, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख भी लिया होगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं क्या है। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं वो क्या है। ठीक है भाई, चलिए अब तो मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। ये तो चैप्टर का नाम पता चली गया आप लोगों को। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है हमारा, क्या है, किस तरीके से है, सब पता चल चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम बात करते हैं वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति बात करते हैं। किसकी? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर हम बात कर रहे हैं। क्या भैया? हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या होती है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूँगा यहाँ से। देखिए क्या है, विश्व में
लगभग विश्व में लगभग 3000 यानी कितनी 3000 भाषाएं हैं। कितनी हैं 3000 भाषाएं हैं और जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। कितने भाषा परिवारों में 13 भाषा परिवारों में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। क्या कहा गया बांटा गया 13 भाषा परिवारों में इसको क्या करा गया है बांटा गया है। ये बात रखना है। और उन्हीं 13 में से एक है भारतीय आर्य भाषा परिवार जिसे हम क्या कहते हैं भारोपीय परिवार, जिसे हम क्या कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार, इसी को हम क्या कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार। अब ये कहाँ से आया उन 13 में से और कैसे आया ये भी तो पता होना चाहिए, कहाँ से आया और कैसे आया। तो मैं आपको बताता हूँ कब की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1500 BC की बात है। 1500 BC की बात है जब ईसाइनरी एक दरर से अलग होकर क्या ईरानियों ने दरद कहाँ से दरद से अलग होकर क्या है दरद एक ये भी लिपि है। और ईरानियों ने किससे दरद से अलग होकर ठीक है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र से यानी किससे उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत का आगमन किया। तो उसी समय पर क्या हुआ भारत का जब आगमन किया तो उस समय पर क्या हुआ कि भारतीय आर्य भाषा परिवार का आगमन हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारतीय आर्य परिवार जो है हम यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, नोट इन पॉइंट करके लिख सकते हैं। हम ये बात बहुत समझने की है, नोट इन पॉइंट करके लिख सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार लगभग ऐसा मान के चलिए 1500 और 2300 यानी कि 3800 वर्ष प्राचीन है या पुराना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या है देखिए, भाषा की हम जो पढ़ रहे हैं भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति हम इसको पढ़ना है बेटा। ये ज्ञान देने वाली बात है सारी, ठीक है। अब विश्व में लगभग अगर बात करें हम विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं जिसमें से 13 भाषाई परिवारों में इसको बांटा गया है। कितने में बांटा गया 13,000 भाषाओं परिवारों में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार की तो इसमें एक ऐसा था 13 में से ही एक भारतीय आर्य भाषा परिवार था जिसे हम भारतीय बहुरूपीय भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। 1500 BC की अगर हम यहाँ बात करें तो ईरानियों ने दरद से अलग होकर एक जगह है, ईरानियों से दरद से अलग होकर जो है पश्चिम क्षेत्र से भारत में आगमन किया था और उसी के आने से जो है भारतीय आर्य भाषा परिवार भारत में आगमन हुआ। और ये लगभग कितना पुराना है 3800 वर्ष पुराना ये है। तो समझने वाली बात तो यही है बहुत, इसे नोट कर लो अच्छे से, इम्पोर्टेंट तरीके से नोट कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको मिस कर जाओ, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। कुछ ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए यहाँ से, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए छोटी छोटी क्लासें हम आपके लेने वाले हैं इसमें। क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि बड़ी क्लासों में बच्चा बोर हो जाता, 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक क्लास को नहीं देख सकता। इसलिए हम सोचेंगे कि आपको अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट देकर आपको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये नहीं किया जाए कि बस आपके साथ जो है खाना पूर्ति किया जाए, बहुत अच्छा कंटेंट देकर आप इसका नोट्स बना लीजिए, फिर आप किसी पेपर से मैच करना, पेपर में जो चीज़ आएगी वो बहुत बढ़िया। और ज़्यादा पढ़ना है बहुत तो भाई जब ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं आर्य भाषा। हम क्या कहते हैं? आर्य भाषा की बात कर रहे हैं, आर्य
भाषा। आपको पता है अध्ययन के आधार पर जब हम पढ़ते हैं आर्य भाषा को कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में आर्य भाषा को पढ़ते हैं अध्ययन के आधार पर। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल, अध्ययन के आधार पर। अगर हम अध्ययन के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं तो कौन सी होती है हमारी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। ये हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा इतना लिख सकते हो परिवार ना लिखकर, तो ये तो हो जाता हमारा पहला। तो ये हमारा क्या हो जाता है? पहला हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है? हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, दूसरा हमारा ये हो जाता है भारतीय आर्य भाषा। तीसरे में अगर हम बात करें बेटा तो तीसरा होता है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीसरा ये हो जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात यहाँ करते हैं कि यहाँ जो होती है वो 2 चीज़ होती हैं। एक तो आपका होता है इसमें संस्कृत होती है। सबसे पहले हम बात कर लें थोड़ा सा, इसमें कौन सी भाषा है? इसमें है संस्कृत। क्या है? संस्कृत भाषा। कैसी है? संस्कृत भाषा है। ठीक है भाई, और ये भी जो है 2 भागों में बांटी गई है संस्कृत भाषा। एक तो होती है वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत, और दूसरी कौन सी होती है? वो होती है लौकिक संस्कृत। कौन सी होती है? लौकिक संस्कृत। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो चीज़ है यहाँ पर प्राकृत भाषा बांटी गई है। ये किसमें बांटी गई है? प्राकृत में, प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पर जो वर्ग बांटे गए हैं वो 4 वर्ग बांटे गए हैं प्राकृत भाषा में। तो देखिए इधर एक जो है वो क्या है? प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत। इसे हम ऐसा ना करके थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जगह कम रह जाती है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हम ऐसे लिखेंगे इसको सही तरीके से कॉलम बनाकर। देखिए क्या होता है हमारा, यहाँ से हम लेंगे संस्कृत भाषा। ठीक है बेटा, ये 2 भागों में बांटी है। एक तो आपकी होती है वैदिक संस्कृत, ठीक है, एक होती है हमारी लौकिक संस्कृत। ठीक है बेटा, एक तो होती है हमारी वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। ये बात याद रखना। ये 1500 BC से 1000 BC तक देखने को मिलेगी आपको। ये आपको 1000 BC से लेकर ये आपको 500 BC तक देखने को मिलेगी लौकिक संस्कृत। बताएंगे सबके बारे में क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ होती है प्राकृत भाषा। क्या होती है? प्राकृत भाषा 3 भागों में होती है। एक तो होती है प्रथम प्राकृत, इसे कहते हैं पाली। प्रथम प्राकृत पाली होती है। एक होती है आपकी द्वितीय प्राकृत, ये होती है आपकी प्राकृत होती है। एक होती है तृतीय प्राकृत, इसे कहते हैं अपभ्रंश। ठीक है, इसे अपभ्रंश कहते हैं। इसका काल जो है वो कब से कब तक देखने को मिलता है? अगर हम बात करें तो 500 BC से पहली AD तक। ठीक है, इसका जो काल देखने को मिलता है हमें द्वितीय का, तो 1 AD से 500 AD तक। ठीक है, अपभ्रंश का जो देखने को मिलता है वो कब से मिलता है? 500 AD से 900 AD तक ये देखने को मिलता है। एक अभट्ट भाषा आती है, मैं नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट। अभट्ट आती है, इसका काल जो मिलता है वो 900 से लेकर 1100 तक मिलता है। तो इसका इतिहास थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अलग से। तो अभट्ट भाषा होती है मिश्रित भाषा। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो आती है वो हिंदी आती है। कैसी आती है? हिंदी। क्या होती है? हिंदी या हिंदोत्तर ये आती है। ये कितने भागों में बटी होती है बेटा? ये भी 3 भागों में बटी होती है। हिंदी या हिंदोत्तर कितने भागों में बटी होती है?
3 भागों में बटी होती है ये भी। ठीक है, एक एक बात हम यहाँ से समझने वाले हैं, एक एक बात अच्छे से करने वाले हैं। आप समझो इस बात को, ये टेबल अच्छे से बना लेना, लिख लेना, याद कर लेना बहुत बिंदास तरीके से। तो हिंदी होती है, एक हिंदोत्तर होती है। तो इसमें क्या आएगी आपकी प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। ठीक है, ये 1050 से लेकर 1450 तक AD। ठीक है, फिर आती है मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी आती है। ये आती है आपकी 1450 से लेकर आपको 1850 AD तक मिलेगी। ठीक है, एक आपकी आती है आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी आती है आपकी 1850 से लेकर अब तक। ये समझिए इनको, इस टेबल को अच्छे से समझ लो, नोट कर लो पहले इस टेबल को, जल्दी से नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, इसको बनाओ अच्छे से भैया। ठीक है, जल्दी से इस टेबल को बना लो, आराम से नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, समझते हैं फिर इसको क्या होता है। देखिए समझो इस बात को, इस बात को समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर हमने बताया आर्य भाषा कितने प्रकार की होती है, तो मैंने बताया 3 प्रकार की आर्य भाषा होती है अध्ययन के आधार पर। नोट करके वो बात क्या होती है। सबसे पहले होती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या होती है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होती है। कैसी होती है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होती है भाई, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है। तो संस्कृत भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत होती है। कैसी होती है? वैदिक संस्कृत होती है। फिर आपकी क्या होती है? लौकिक संस्कृत होती है। कैसी होती है? लौकिक संस्कृत 2 प्रकार की होती है। वैदिक संस्कृत वो होती है जिसमें वेदों की रचना हुई है। किसकी? वेदों की रचना हुई है, वेदों की रचना। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा जो दी गई थी भाषा, उसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, या ब्राह्मणों की भाषा, या वेदों की भाषा, या जो महेश्वरी सूत्र हैं उससे भाषा का विकास। तो कल जो हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल में अभी समझ लो इसको। ठीक है, लौकिक संस्कृत जो होती है वो क्या होती है? लौकिक संस्कृत जो होती है वो किसकी होती है? दार्शनिक। लौकिक संस्कृत जो होती है वो किसकी होती है? वो ऐसी होती है जनता की, जनता की भाषा। तो जनता जिसको अपने बोलने चालने में प्रयोग करने लगी थी संस्कृत को, वही हमारी कैसी हो गई थी? लौकिक संस्कृत हो गई, लौकिक संस्कृत हो गई थी। इसको समझना पड़ेगा, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें प्राकृत भाषा की, प्राकृत भाषा की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम प्राकृत क्या होती है? पाली होती है। द्वितीय प्राकृत जो होती है प्राकृत ही होती है। तृतीय प्राकृत जो होती है वो कौन सी होती है? अपभ्रंश। मोटे मोटे तौर से पढ़ लेते हैं इसको। तो इसका कार्यकाल जो था वो 500 BC से लेकर 1 AD तक था। इसका 1 AD से लेकर 500 AD तक था। और इसका जो था 500 तृतीय अपभ्रंश का था, 500 AD से लेकर 900 AD तक था। देखिए इसका जो प्रचार प्रसार जो हुआ वो किसके हुआ? बुद्ध के, बुद्ध के समय में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर जो हुआ महावीर स्वामी के समय पर ज़्यादातर प्रचार प्रसार हुआ। अपभ्रंश जो है वो स्वयंभू, इसका याद रहेगा क्या है? स्वयंभू के समय पर जो है ज़्यादा प्रसार प्रचार हुआ। अभट्ट की अगर हम बात करें तो विद्यापति, अभट्ट के समय पर हम बात करें तो क्या है? विद्यापति। इनके समय में इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर इसका काम किया था। ये नहीं है, डिटेल नहीं है ये तो केवल आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, थोड़ा सा परिचय कराया जा रहा है। यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें देखो हिंदी, प्राचीन हिंदी वो हिंदी है जब 1050 से लेकर 1450 तक, यानी कि जब भारत में मुगल लोग नहीं आए थे उससे पहले की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उससे पहले बात कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत हिंदी में क्या हुआ? मुगल लोग आए, इतिहास से समझो इसको, और यहाँ भाषा का चेंज किया गया। क्यों किया गया कि यहाँ पर देखिए इस वाली बात को मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मध्यकालीन हिंदी में यहाँ अहमद के स्थान पर अहमद बोला जाने लगा था, क्योंकि उर्दू भाषा का जो है, उर्दू और फारसी भाषा का जो है प्रयोग ज़्यादा होने लगा था, अरबी फारसी का। इस वजह से ए का उच्चारण कम होकर किसका उच्चारण होने लगा था? ए का उच्चारण ज़्यादा होने लगा था। तो अहमद को आज भी अहमद बोलते हैं कुछ लोग जो मुस्लिम प्रथा से, संप्रथा से लगे हुए होते हैं, मुस्लिम पंथ से लगे हुए होते हैं। वो पहले क्या पढ़ते हैं? अहमद को अहमद बोलते हैं, पैर को पैर बोलते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होने लगा था? ए के जगह पर किसका होने लगा था? ए के स्थान पर किसका प्रयोग करने लगे थे? ए का। कब? जब मध्यकालीन भारत की हिंदी भाषा थी, जिसमें हम 1450 से लेकर 1850 तक की बात करते हैं। फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है शासन चला गया था 1858 में। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और यहाँ पर
ब्रिटिश सरकार जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है अपना भारत में दबदबा करने लगी थी, इंग्लिश भाषा को बढ़ा चढ़ लगी थी, तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का जो है आगमन हो गया और इसमें क्या है हिंदी और हिंदोत्तर भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक बार अच्छे से तरीके से याद कर लो। यानी कि पहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी होती है? संस्कृत होती है। ये 2 भागों में बटी हुई है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। दूसरी होती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा होती है, इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्राकृत भाषा होता है, तो इसमें 3 प्रकार की प्राकृत भाषा होती हैं। कितने प्रकार की? 3। एक तो होती है प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत जो होगी आपकी वो प्राकृत होगी, तृतीय प्राकृत जो होगी वो अपभ्रंश होगी, और अभट्ट को कहते हैं जब बहुत सारी भाषाओं का मिक्स रूप आ गया तब। विद्यापति ने जो है वह अभट्ट भाषा को सबसे मीठी भाषा कहा था। विद्यापति ने अभट्ट भाषा को सबसे मीठी भाषा कहा था, इस वजह से वो मीठी भाषा के अंतर्गत आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी या हिंदोत्तर काल कहते हैं इसको, जो अब तक चल रहा है। ठीक है, इसे हम मोटे मोटे तौर पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट इसकी लिख सकते हैं हम 1500 BC से लेकर 500 BC तक, कहाँ तक लिख सकते हैं? 500 BC तक, 500 BC तक लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 500 BC से लेकर हम इसे लिख सकते हैं 1050 AD तक, 1050 AD तक। इसे हम लिख सकते हैं 1050 AD से अब तक। क्या लिख सकते हैं? अब तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करोगे। आज पहली क्लास थी, देखते हैं तुम्हारा क्या रेस्पॉन्स रहता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेशन में क्योंकि धीरे धीरे जो है क्लास को बढ़ाएंगे। फिलहाल में आज जो हमारी क्लास थी हमने सोचा कि हम क्यों ना ये एकदम आधे घंटे की क्लास बनाते हैं, उसके बाद में बातों को जो है सीखते हैं। तो कल जो हम सीखने वाले हैं वो संस्कृत भाषा के बारे में सीखेंगे, लौकिक संस्कृत कैसा है उसके बारे में सीखेंगे, पाली भाषा कहाँ से आई उसके बारे में सीखने वाले हैं, प्राकृत भाषा कहाँ से आई उसके बारे में सीखने वाले हैं, अपभ्रंश भाषा के बारे में सीखेंगे, अभट्ट भाषा के बारे में सीखेंगे बेटा, और फिर उसके बाद में हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, इसको कैसे कैटेगराइज किया था सबके बारे में, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज तो इसी क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, कल हम इससे आगे बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर, इसी समय पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।